आज हम लोग जो रिफ्रैक्शन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे लाइट का और इलेक्ट्रिक्स में, उसमें हम लोग देखेंगे आज एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन जो कि सनराइज और सनसेट है। तो उसके बारे में इसका देखते हैं तुमको क्या होगा। तो जो सनराइज और सनसेट है वह अर्थ रोटेट करते रहता है, अर्थ घूमता है। तो सन से जो लाइट आएगा, जो पार्ट जो कि अर्थ का पड़ेगा, जैसे कि ये अर्थ है, तुम्हारा अर्थ है, ये तुमको अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो जिस पार्ट पे यहाँ पर अगर सन है हॉरिजन पर, यहाँ पर सन होगा, यहाँ पर तो सन यहाँ है, तो जिस पार्ट तक लाइट ये रोटेट करते जाएगा, जिस पार्ट तक लाइट यहाँ पर जो टेंजेंट हो जाएगा जिस पार्ट पे, वहाँ पर अगर ये तुमको इस ढंग से घूम रहा है, इस ढंग से मान लेते हैं ऐसे घूम रहा है ये, तो इस पार्ट पे अगर तुमको जहाँ पे ये दिख रहा है यहीं पर सनराइज हो रहा होगा और इस जगह पर क्या होगा, सनसेट होगा। तो अगर ये तुमको क्या हो जाए ये, लेकिन लाइट जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन जो रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, जो कि यहाँ पर जो है तुमको वैक्यूम होता है अगर, तो यहाँ पर कुछ एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो इसके कारण क्या होगा, रे जो तुम्हारा है ये रे बेंड कर जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये रे टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो ये जब बेंड कर जाएगा तो ये तुमको क्या हो जाएगा, इसका जो तुमको है ये तुमको ऐसा अपीयर होगा कि ये सन, अगर ये तुमको हम लोग एक प्रकार से जो देख रहे हैं सन को, ये एक रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से देखेंगे तो ये तुमको ऊपर दिखेगा हमको। दूसरा शब्द में कहें कि अर्ली सनराइज का केस आ जाएगा और यहाँ पर यही बात उल्टा दिशा में दिखेगा, लेट तक दिखता रहेगा। तो ये तुमको क्या होगा, लाइट जो तुमको है, एयर इज डेंसर मीडियम देन वैक्यूम, एयर म्यू इक्वल्स टू 1.0029 इज डेंसर मीडियम देन वैक्यूम। So the ray coming from sun bent, say the ray coming from sun bent and appears as before the sunrise and after the sunset, after the actual sunset, मतलब एक्चुअल सनसेट के बाद भी कुछ देर तक ये दिखता रहेगा और एक्चुअल जो तुमको सनराइज है उसके पहले भी सन क्या हो जाएगा, उसके पहले ही सन दिखना शुरू हो जाएगा। और ये लगभग 2 मिनट का होता है, ये तुमको इट्स डिले इज अबाउट 2 मिनट, जो हाफ डिग्री का ये तुमको बेंड करता है। दिस बेंडिंग इज अबाउट हाफ डिग्री, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज अबाउट हाफ डिग्री। हाफ डिग्री के अबाउट जो है तुमको ये रे बेंट करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं होकर हाफ डिग्री से ये बेंट कर जाता है, तो वो तुमको हाफ डिग्री इसके कारण ऊपर दिखेगा। जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल है तुम्हारा, एग्जाम्पल 9.5, एग्जाम्पल 9.5 देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.5 है ये। इसमें ये कहा गया है कि सन तुमको जो है, सन अगर वह 1 डिग्री का अगर रोटेशन करे तो कितना का टाइम, 1 डिग्री अगर तुमको ये, जबकि 1 डिग्री का अगर ये रोटेट कर रहा है तो उसको कितना टाइम डिले होगा। जैसे हाफ डिग्री में ये कितना होगा, लगभग 2 मिनट का हो जाता है डिले। तो ये 1 डिग्री है तो 360 डिग्री कितना रोटेट करता है, 124 आवर। 360 डिग्री घूमने में एक चक्कर जो पूरा लगता है इज इक्वल टू 24 आवर। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर बाय 360 डिग्री इंटू 1 डिग्री।
तो 24 आवर का क्या जाएगा, 24 इंटू 60 मिनट बाय 360, दैट्स इक्वल्स टू 4 मिनट। तो 1 डिग्री को घूमने में तुमको एक जो है तुमको 4 मिनट का लगेगा। तो अर्ली सनराइज कितना हो गया, हाफ डिग्री का अगर है तो 2 मिनट बिफोर सनराइज, 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट डिलेड सनलाइट। 2 मिनट अबाउट 2 मिनट मैंने हाफ डिग्री अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये तुमको हाफ डिग्री का ये फर्क हो जाएगा। तो 2 मिनट के अंतराल पर ये होता है तुमको, मतलब दिन का जो लेंथ है लगभग 4 मिनट इसके कारण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये एग्जांपल था तुम्हारा अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनराइज। इसके बाद एक फिनोमेनन है जिसका तुमको हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो इसका जो तुमको पहले का लेक्चर है, जितने भी तुमको चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के, जो तुमको 11 12 या तुमको जेई के या मीट इन सबों की तैयारी करना चाहते हो, तो एरिस्टोटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो है तुमको ये सारे लेक्चर्स हैं उसको तुम विजुलाइज कर सकते हो। और तुमको उसमें बोर्ड के लिए नोट्स है, या तुमको जेई के लिए क्वेश्चन है तुमको, या डाउट पर्सनल डाउट जिसको दिक्कत है, जो स्टूडेंट चाहता है कि हम पर्सनली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ने में, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे वह भी हमसे मदद ले सकता है। और जहाँ भी तुमको पर्सनल डाउट हो या तुमको पर्सनल डाउट का सेशन लेना हो, या कुछ पोर्शंस नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पर दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो हमसे पर्सनल टाइम ले करके अपना इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो और अपना जो नीट हो, बोर्ड हो, या तुम्हारा जेई मेंस है, एडवांस है, इन सबों की तैयारी को तुम बेहतर वे में कर सकते हो। तो जिस पोर्शन में दिक्कत है तुम उसके लिए कॉल कर सकते हो। एरिस्टोटल ऐप पर देखोगे तुम्हारा हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा और फ़ोन नंबर भी उसमें उपलब्ध है, तुम कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा है। अब हम लोग देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये तुम्हारा जो है ये फिनोमेनन क्या है, इसको देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तुमको जब लाइट आता है, लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अगर मान लेते हैं कोई लाइट आ रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम है और इससे आ रहा है रेयरर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम है डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है। तो ये जो तुम्हारा है ये I ग्रेटर देन R होता है, लेकिन इस R का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है तो R बड़ा होता है I से, R बड़ा हो गया I से। तो एक ऐसा भी एंगल आ सकता है धीरे धीरे, अगर I को हम लोग इंक्रीज करते जाएं कंटिन्यूसली, तो एक ऐसा एंगल आएगा कि R का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो R का वैल्यू तो मैक्सिमम 90 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर R का वैल्यू, अगर एक क्रिटिकल एंगल इसको कहेंगे, इसको तब हम लोग कहेंगे ये जो इंसिडेंट एंगल हुआ जिसके लिए R इक्वल्स टू क्या हो जाए, तुमको 90 डिग्री हो जाए, ये 90 ज़्यादा तो हो नहीं सकता है R, तो ये 90 हो जाए, तो ये तुमको डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, बड़ा हो जाएगा। और इसको कहते हैं हम लोग IC कह सकते हैं, तब इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल हो गया, ये कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम हो गया क्रिटिकल एंगल। तो इसके बाद क्या होगा ये सोचें, अगर इसके बाद अगर इस I से ज़्यादा, IC जो है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से अगर कोई रे आएगा, देन क्या हो जाएगा, ये तो अब 90 ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इफ़ IC से बड़ा हो जाए, इफ़ I ग्रेटर देन IC, अगर तुमको I से बड़ा हो जाए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये आई है ग्रेटर देन आई सी, देन व्हाट, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी मीडियम में, तो ये जो तुम्हारा होगा ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये तुमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई सी, ये ये आई एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका केस का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा ये। तो ये फिगर ही तुमको सफिशिएंटली इस बात को डिफाइन कर रहा है कि टोटल रिफ्लेक्शन क्या है। अगर जैसे कि फिर से इस बात को देखें, अगर रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है तो ये तुमको क्या होता है, स्नेल्स लॉ के मुताबिक इसका जो आर होगा वह ग्रेटर देन आई होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई का एक पर्टिकुलर वैल्यू जब डेंसर मीडियम में जो कि आई होगा, तो ये जो आर का वैल्यू अगर 90 हो जाए तो ये तुमको मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, यहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर आई उससे बड़ा हो जाए तो वह उसी मीडियम में लौट जाएगा, और यह जो फिनोमेनन है दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। यह फिनोमेनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको एक लाइन में मैं लिख सकता हूँ, इफ रे कम्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, the angle of refraction R, the angle of refraction R is greater than angle of incidence I, R greater than I। तो ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल अब इसी में देखते हैं। क्रिटिकल एंगल, the angle of incidence IC for which angle of refraction R equals to 90 degree is called क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सेंस लॉ से। जैसे कि यहाँ पर हो गया तुमको ये इंटरफेस है IC हो गया ये, और ये हो गया तुमको R इक्वल्स टू 90 डिग्री, R इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। अगर इसका μ1 मान लें, इसका μ2, और μ1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये μ1 ग्रेटर देन μ2 होना चाहिए। तो ये क्या होगा तुमको साइन IC बाय साइन 90 डिग्री, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो साइन IC जो तुम्हारा होगा किसी भी इंटरफेस के लिए, साइन IC इज इक्वल साइन 90 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय तुम्हारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम का। तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 बाय μ1। ये क्रिटिकल एंगल होगा, ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हो गया तुम्हारा। तो क्रिटिकल एंगल तुम्हारा ये निकल सकता है इससे। तो ये क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा होगा, इफ द इंसिडेंट एंगल, if angle of incidence is greater than 90 degree, the rays gets total internally reflected। ये तुमको टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसी मीडियम में लौट जाएगा। और इसमें कोई क्या होता है, जैसे कि अगर रिफ्लेक्शन होता है कभी भी जनरल, तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि पार्शली, जैसे रे है तुमको, तो ये पार्शली तुमको क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और पार्शली तुमको रिफ्रैक्ट होता है। लेकिन
सिंपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। लेकिन अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये टोटली इसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, इसका मतलब एनर्जी इसमें लॉस नहीं के बराबर होगा, कम एनर्जी लॉस होता है। तो इसलिए इसका जो है तुमको किसी भी रे को अगर हम एक जगह से दूसरा जगह भेजना चाहें तो इसका यूज करके हम लोग दूर तक लाइट को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके कुछ यूजेज देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ क्या है, अगर रेयर मीडियम डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में आता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा और दैट इज और रिफ्लेक्ट करेगा तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, रिफ्रैक्शन को नहीं। I इज इक्वल टू आर, इसको ओबे करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और इसमें तुमको क्या होता है कि इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो एनर्जी का लॉस दूसरा मीडियम में नहीं जाता है, इसलिए एनर्जी सेव रहता है। अब जहाँ तक की बात रहा यूज करना का, यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहाँ कहाँ देखते हैं, तो किस किस जगह फिनोमेनन है। तो इसका तुमको देखोगे तो ये सन जैसे कि तुम्हारा डायमंड तुमको जो ग्लो कर रहा है वह भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इस ढंग से उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है, इसलिए सारा रे लगभग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाता है। दूसरा तुमको कह सकते हैं एक ऑप्टिकल फाइबर है, इसका आजकल एप्लीकेशन इसका किया गया है, जिससे हम लोग को जो भी तुम्हारा इंटरनेट है, मतलब डिजिटल जो कम्युनिकेशन हो रहा है तुम्हारा, चाहे ऑडियो या वीडियो, जो कि तुम्हारा वीडियो का जो कम्युनिकेशन है तुम्हारा, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये भी इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दूसरा तुमको जैसे कि बताए ऑप्टिकल फाइबर के अलावा जैसे प्रिज्म में या रेनबो जो तुम्हारा देखते हो, ये सब भी किसके हैं, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूज हैं और उसी के कारण लाइट जो है तुमको मतलब कि तुम्हारा उसमें एक और फेनोमेनन जुट के आता है, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसकी चर्चा हम लोग प्रिज्म के रिफ्लेक्शन के बात करेंगे। तो ये तो सब तुम्हारे इसके फेनोमेनन हैं जो कि तुमको टोटल। दूसरा है तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन, फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका तुमको टोटल इंटरनल क्या क्या यूज है। जैसे पहला है मिराज, मिराज ये क्या होता है, अगर देखते हैं हम लोग जो हॉट समर डेज में, जब हॉट समर डेज होगा तो उसमें देखते हैं हम लोग कि जब हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो उसमें दिखता है कि कुछ जगह पर पानी है तुमको, लेकिन जब उसके निकट जाते हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस होना बंद हो जाता है। और ख़ास करके जब तुमको ऐसा, तुमको इस घटना को क्या कहते हैं, दूसरा ये चीज़ तो को ज़्यादा होता है, तुमको ऐसा फेनोमेनन ज़्यादा मिलने की संभावना होती है जैसे हॉट डेजर्ट में। तो हॉट डेजर्ट में या हॉट डेज में क्या होता है, इस फेनोमेनन को समझते हैं हम लोग। अगर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे देखो इस फिगर समझते हैं, एक टॉल ऑब्जेक्ट है, हॉट समर डेज में क्या होगा, ये टॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ये तुमको ऑब्जेक्ट है। तो हॉट समर डेज में क्या होगा कि यहाँ पर जो लाइट जो एयर होता है तुमको, जो कि सैंड से या तुमको ज़मीन से जो कि के पास जो रहता है, ये तुमको हॉट हो जाता है ज़्यादा। इधर हॉट एयर होगा तो हॉट एयर रेयरर मीडियम, और ऊपर क्या होगा जो उसकी कंपेरेटिवली कूल एयर होगा वो डेंसर मीडियम हो गया। हॉट एयर रेयरर मीडियम का काम करेगा और जो कूल एयर है वो डेंसर मीडियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हॉट जो कि नीचे का जो एयर नियर अर्थ सरफेस, जो सैंड वगैरह होगा, ये हॉटर, हेंस रेयरर मीडियम, और अपर एयर डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम का काम करेगा। यह अपर तुम्हारा डेंसर मीडियम का काम करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब रे यहाँ जाएगा तो ये लाइट क्या होगा, यहाँ पर से रे जब निकलेगा यहाँ पर आएगा, तो अगर मानते हैं दूर है तो कुछ डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये तुमको क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा। जब क्रिटिकल एंगल से अगर देखो, जैसे यहाँ पर है तुमको डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसका जो एंगल इधर का जो है इंसिडेंस एंगल, ये तुमको बढ़ता जाएगा। और कोई ऑब्जर्वर जो यहाँ है उसके आँख में पड़ेगा, तो देखो जैसे कि मान लेते हैं ये अगर यहाँ आया, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। अगर ये जो तुम्हारा यहाँ पर है,
ये IC से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर तुमको यहाँ पर क्या होगा, तुमको रेयर मीडियम है और यहाँ पर रेयर मीडियम है। ये क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे बेंट होते होते इस ऑब्जेक्ट से आकर के इस ढंग से ये बेंट हो जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर डेंसर था, यहाँ पर रेयर मीडियम है, तो ये क्या होगा तुमको, ये जो तुमको जहाँ भी बेंट होगा तो क्या दिखेगा, ये तुमको यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस ढंग से। तो ये रिफ्लेक्ट जब हो जाएगा, ये तुमको क्रिटिकल एंगल से मोर होना चाहिए, ये इसके लिए होगा मोर देन क्रिटिकल एंगल, मोर देन क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए इसको। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, ये तुमको R हो गया ये, और ये फेनोमेनन हो गया टोटल इंटरनल। तो ये तुमको ऑब्जर्वर के आंख में पड़ेगा, ये जो कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर आई, जो देख रहा है उसका आई है यहाँ पर अगर, तो इसे लगता है कि तुमको यह जो रे है वह तुमको यहाँ से इसको बैक करेंगे तो इसको एपियर होगा कि ये रे यहाँ से आ रहा है, ये रे इसे एपियर हो रहा है कि ये तुमको कहाँ से आता हुआ दिख रहा है इसको, ये रे तुमको यहाँ से आता हुआ दिखेगा इसको, या दूसरे शब्द में यहाँ पर इसका एक इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बनता हुआ ये ऑब्जर्वर को एपियर होगा, ये ऑब्जर्वर को एपियर होगा। तो इस घटना को, ये जो तुमको बन रहा है, इट इज़ कॉल्ड, ये तुमको किसके कारण हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो यहाँ लाइट हुआ, तो इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि पानी में जैसे कि इमेज बन जाता है तुम्हारा, उसी की तरह इसका क्या बन रहा है, यहाँ पर एक इमेज बनता हुआ इसे दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड मिराज, इसको हम लोग कहते हैं। और ये डेजर्ट में तुमको ये ज़्यादा बालू रहेगा, तुमको सैंड रहेगा तो ये ज़्यादा हॉट हो जाएगा, तो ज़्यादा हॉट हो जाएगा तो इसके बनने की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसे तुमको हाईवे पर भी ये तुम्हें ये इस तरह का आभास होगा, जहाँ पर कि तुमको लगेगा कि पानी है, जिसके कारण कि वो तुमको लाइट वहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके पूरा पड़ रहा है, जैसे तुम्हारे आँख में रिफ्लेक्ट होके पूरा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो तुमको लगेगा जैसे कि पानी वगैरह से तुमको रिफ्लेक्ट होके वहाँ पर रे आ रहा है। इस तरह का आभास हाईवे पर भी हो जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है, मिराज कहलाएगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, द एयर एबव अर्थ सरफेस इज डेंसर देन एयर near the earth surface, near the earth surface, near the earth surface के हॉट ये होता है। so the ray gets total internally reflected, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ये रे जो है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, इट इज कॉल्ड मिराज, ये तुमको मिराज कहलाता है। ये तुमको ये एक हो गया तुम्हारा जहाँ पे एपियर होगा। दूसरा है तुमको कह सकते हो डायमंड इज कट इन सच ए वे, कट इन सच ए वे दैट द मैक्सिमम लाइट रे maximum light ray total internal reflect, totally internal reflected, total internally reflected, total internally reflected, and ये total internally reflected and it glow brilliantly, it glow brilliantly, ये तुमको ज़्यादा चमकेगा, ये तुम्हारा इसके कारण होता है। तीसरा है तुमको प्रिज्म है, तुमको प्रिज्म
शो टोटल internal reflection for proper angle of incidence। ये तुम्हारा ये करेगा। चौथा नंबर तुम्हारा है ये टोटल इंटरनल, ये प्रिज्म हो गया, ये तुम्हारा हो गया। अब चौथा नंबर हो गया तुम्हारा, चौथा तुम्हारा किसका हो जाएगा? चौथा नंबर में तुम्हारा दिया हुआ है एक तुमको है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट इज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। और इसका यूज क्या है? यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन डिजिटल कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट वगैरह है या तुमको वीडियो ऑडियो सिग्नल को, एंड विजुअलाइजिंग इंटरनल ऑर्गन्स इन मेडिकल साइंस, उसमें भी तुमको इसका यूज होगा। जैसे देखो ये तुमको जो है ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पर अगर हम लोग बनाना चाहें, ये तुमको ऑप्टिकल फाइबर है तो ये तुमको क्लैडिंग है, जैसे बीच में एक कोर होता है, यहाँ पर एक कोर होगा, यहाँ पर कोर है, तो इसमें जो लाइट है तुमको, ये जो कहते हैं अंदर के पार्ट को कोर कहेंगे, ये जो तुम्हारा है ये कोर हो गया, ये क्लैडिंग हो गया, ये क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग कहलाता है। ये बीच में ये तुमको फाइबर होगा जो कि सिलिका फाइबर या इस सब का बना हुआ रहता है, इसको हम लोग कोर कहेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा? एक मटेरियल रहेगा, इसको हम लोग कोर कहते हैं अंदर के मटेरियल को। इसमें जब लाइट, ये तुमको क्या होगा, इसमें से जब लाइट जाएगा तो ये डेंसर होगा, ये कोर जो होता है तुमको डेंसर मीडियम होगा, और क्लैडिंग क्या होगा? रेयर मीडियम का होगा। और बीच में जब लाइट यहाँ से जब क्या करता है, यहाँ पर से जब फॉल करेगा डेंसर मीडियम से रेयर में, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, फिर इस ढंग से क्या होते चल जाएगा, ये बढ़ते चला जाता है। और ये सब तुमको इस ढंग से क्या होते चला जाएगा, ये लाइट आगे अपीयर होते चला जाएगा। और ये तुमको, ये इसको हम लोग कहते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर। इस तरह का तुम देखा होगा तुमको, जैसे कुछ खिलौना वगैरह में भी यूज होता है, जो टॉयज होता है, जिसमें कि एक पॉइंट पर जैसे कि यहाँ पर रहेगा बल्ब जला, यहाँ पर लाइट स्विच ऑन करेंगे, तो ये तुमको देखा होगा ऐसा टाइप का, जो कि बहुत सा ऑप्टिकल फाइबर का बंच रहेगा, और लाइट क्या देखोगे कि यहाँ पर तुमको ग्लो करने लगेगा, इसका जो ऊपरी पार्ट है ऐसा ग्लो करने लगेगा। और एक डेकोरेटिव लैंप कह सकते हैं इसको, डेकोरेटिव लैंप भी बना के ये तुमको टॉय के रूप में देखा होगा, ऐसा डेकोरेटिव लैंप के रूप में रहता है, जहाँ पर कि ये भी ऑप्टिकल फाइबर पे, ये जो तुम्हारा जो कि झाड़ू जैसा जो तुम्हारा बहुत सा रहता है निकला हुआ, तो वो जो तुम्हारा यही ऑप्टिकल फाइबर है उसमें। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक क्लैडिंग अंदर बना हुआ है, जो कोर, पहले एक बीच में कोर है, उसका डेंसर मीडियम होगा, तो उसमें जो लाइट जाएगा जो क्लेडिंग पे पड़ेगा, क्रेडर मीडियम पे, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो गया तुमको, जैसे कि तुमको बेहतर ऑप्टिकल फाइबर में तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है 95% तक एनर्जी को ये एक 1 किलोमीटर तक क्या कर सकता है ये। जैसे अगर 100 वाट यहाँ पे पावर है या लाइट का एनर्जी है, तो 95 वाट तक एनर्जी ट्रांसमिट हो जाता है, थोड़ा बहुत लॉस होता है 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस में, जो काफ़ी कम कहा जाएगा। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। और जहाँ तक कि इसके एनर्जी जैसे कि तुमको कुछ कम हो रहा है, तो आगे जैसे कि एक सर्किट में होता है एम्पलीफायर लगाना, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर का यूज़ करके, तो एम्पलीफाई करके सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, और एम्पलीफाई करके जितना कि वीक हुआ है सिग्नल, उसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो तुमको सिग्नल है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंच जाता है, जो कि इंटरनेट का जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, इंटरनेट वगैरह भी इसी के थ्रू काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही सब जगह पहुंच रहा है। तो ये सब हो गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूजेज हो गए। अब तुम्हारा जो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और इसके कुछ यूजेज हो गए, और अर्ली सनराइज सनसेट हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल सरफेस। अभी तक जो देखे हम लोग प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये तुमको जो कि प्लेन सरफेस से अभी तक रिफ्लेक्शन देखे। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्फेरिकल सरफेस से, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल
सरफेस, ये तुम्हारा जो कि होगा, अब तुम लोग जो पहली बार पढ़ रहा होगा इसको, ये तुम नहीं पढ़ा होगा क्लास 10 में, जैसे कि जितना टॉपिक पढ़ाया अभी उसका काफ़ी पार्ट उसमें पढ़ा भी होगा। तो ये तुम्हारा है जो कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, अभी तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन देखा, दैट इज स्फेरिकल मिरर में। ये तुमको है रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस। इसका क्या होगा, मान लेते हैं कि एक ये रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर है C, और इसको मान लेते हैं P। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर रख दें, इस जगह पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट O ले लीजिए, इससे एक रे अगर यहाँ पर इंसिडेंट ऑब्जेक्ट है तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर एक रे जाएगा, और ये कितना एंगल से जा रहा है इसको जानना हो तो इसको सेंटर से इस लाइन को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर से इसको, जैसे चलो सेंटर को थोड़ा सा इधर ले लो, सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, इसको सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कर देने पे क्या हो जाएगा, ये लाइन नॉर्मल हो जाएगा। सेंटर से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन नॉर्मल की तरह काम करेगा, और ये जो एंगल है दैट इज़ आई हो गया, ये एंगल आई हो गया। और ये जो तुम्हारा है आई, अब ये क्या करेगा तुमको, ये तुमको रिफ्रैक्ट कर देगा और ये इधर की ओर चला जाएगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ये आर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, और एक रे अगर तुमको जो कि 0 डिग्री पर आएगा तो वह 0 डिग्री पर यहाँ से चला जाएगा, तो ये आई हो गया, ये आई इमेज यहाँ पर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट O का अगर एक मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है, एक दूसरा मीडियम में गया है, ये μ2 मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस इक्वल्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जो तुम्हारा है ये μ2 है, इधर μ1 है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट O हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका इमेज बन गया यहाँ पर I, ये ऑब्जेक्ट I है, ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर ये इमेज बन गया, यहाँ पर इमेज बन गया, ये रियल इमेज बना। जो तुमको एक रे जो तुम ऑब्जेक्ट से निकला जो कि तुमको सीधे गया, तो ये तुम्हारा इसी डायरेक्शन में 0 डिग्री पर आया, 0 डिग्री पर ये पास करते चला गया। ये जो नॉर्मल रही है, ये 0 डिग्री चुकी, तो ये नॉर्मल जो कि सेंटर से मिलाएंगे तो यही लाइन नॉर्मल भी होगा, तो ये इसी ढंग से चला गया। और एक रे हमने लिया जो कि तुमको यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, आई एंगल बना रहा है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल उसको सेंटर से मिला देते हैं, तो वो तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है। और इस पॉइंट को नाम दे सकते हो, इसका नाम तुमको ये P है, और इसका नाम हम लोग अक्सर Q देते हैं, तो इस पॉइंट का नाम Q भी दे सकते हो। तो चलिए, तो अब इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग जो स्नेल्स लॉ है उसका यूज करेंगे, और उसके आधार पर हम लोग स्नेल्स लॉ के आधार पर इन सबों में रिलेशनशिप लाने का कोशिश करेंगे। ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO क्या होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI इमेज डिस्टेंस, और PC दैट इज सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें और μ1 और μ2 इन सबों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो उसको फार्मूला को यहाँ पर ऐसे बाद में ही जब आएगा तो फार्मूला लिख देंगे, तो अभी पहले इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो उसमें हमारा जो तुमको sin I बाई sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 ऐसा होता है। तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा I, ये तुम्हारा हो गया तो R हो गया, तो ये I है, तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा। इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं अल्फ़ा, इस एंगल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बीटा, और इस एंगल को एज्यूम कर लो गामा। चलो, तो ये तुमको लिख सकते हो I प्लस ये तुम्हारा अल्फ़ा प्लस I इक्वल्स टू बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो अल्फ़ा प्लस I इक्वल्स टू बीटा, अल्फ़ा प्लस I इक्वल्स टू बीटा, अल्फ़ा प्लस I इक्वल्स टू बीटा, तो I इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा, ऐसा लिख सकते हैं आप।
अब चलिए दूसरा देखिए फिगर यहाँ पर, ये तुम्हारा जो है आर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस गामा, आर इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, बीटा माइनस अल्फा। तो ये जो तुम्हारा होता है, ये तुमको आई जो होता है, बीटा को हम लोग स्मॉल एंगल है अगर माने, इफ पैरेक्सियल रेज आर कंसिडर्ड, if paraxial rays are considered, all angles are small, so tan theta is approx equal to tan theta। तो यहाँ पर जो आई जो तुम्हारा है, आई को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन आई इज अप्रोक्स इक्वल टू टेन, यहाँ पर इसमें साइन आई लिख दिए और इसको टेन बीटा माइनस टेन अल्फा लिख सकते हैं, इज अप्रोक्स इक्वल टू, यहाँ पर बीटा को टेन बीटा लिख दीजिए, इसको टेन अल्फा लिख दीजिए। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, टेन बीटा का उस फिगर में लीजिए वैल्यू, और जो कि पी क्यू बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा पी सी, ये हो गया पी क्यू बाय पी सी माइनस पी क्यू बाय ओ पी, पी क्यू बाय ओ पी। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, साइन आर इज इक्वल अप्रोक्स इक्वल टू, साइन आर अप्रोक्स इक्वल टू टेन बीटा प्लस टेन गामा। तो साइन आर अप्रोक्स इक्वल टू टेन बीटा पी क्यू बाय पी सी प्लस पी क्यू बाय पी आई, और साइन आई बाय साइन आर जो होता है तुमको फ्रॉम स्नेल्स लॉ आते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। तो साइन आई का वैल्यू क्या है तुम्हारा, पी क्यू बाय टेन बीटा का वैल्यू था वहाँ पर, जो पी क्यू बाय पी सी, इसको लिख सकते हैं पी क्यू बाय पी सी माइनस पी क्यू बाय ओ पी बाय पी क्यू बाय पी सी प्लस पी क्यू बाय पी आई, पी क्यू बाय पी आई, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, म्यू टू बाय म्यू वन, दैट्स इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब तुमको जहाँ तक रहा पी क्यू तुम्हारा होगा, पी क्यू ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा एक्सप्रेशन, पी क्यू जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो खैर यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तो तुमको जगह है थोड़ा इधर, चलिए पी क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, इसको जब हम पी क्यू को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये म्यू टू से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यू टू, इसको म्यू टू इंटू क्या होगा तुम्हारा वन बाय तुम्हारा हो गया म्यू क्यू, ये तुम्हारा इच्छा है, इसको इधर लिख लो, म्यू वन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो म्यू वन बाय, और जहाँ तक इसका साइन है पी क्यू को अगर इसका हम लोग जहाँ तक वैल्यू पुट करना चाहें तो दैट्स इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो अभी तक जैसे जो किए उसको एक बार नोट कर लेते हैं, अब तुम्हारा इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे बस तुम्हारा यू भी पुट करेंगे तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो पहले इसको रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, अभी तक जो क्या किए इसमें तुमको हम लोग को आई, इस ज्योमेट्री में हम लोग को आई और आर निकाल लेना था, तो आई इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा आ गया और आर इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा आएगा। तो इसको आई को साइन आई लिख दिए, टेन अल्फा को टेन अल्फा और टेन बीटा को टेन बीटा और टेन गामा को टेन गामा, और इसका स्नेल्स लॉ अप्लाई किए, स्नेल्स लॉ अप्लाई किए तो क्या होगा तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, मतलब तुम्हारा जो उसका एक्सप्रेशन है आई और आर का उसमें डिवाइड हो गया। अब तुमको पी क्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से यहीं पर लिख देते हैं, अब तुम्हारा पी क्यू को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ पर देखो, तो नीचे है तुमको वन, मतलब पी क्यू बाय तुमको म्यू टू से मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू टू इंटू दिस इंप्लाई दैट म्यू टू इंटू क्या होगा तुमको, पी क्यू तुम्हारा कैंसिल आउट ही है ऊपर नीचे, उसको पी क्यू कैंसिल आउट समझो, तो दैट्स इक्वल टू, यानी तो एक लाइन और लिख सकते हो, तो एक लाइन और लिख ही लेते हैं हम लोग, उसके बाद पी क्यू को हटा करके एक लाइन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पी क्यू को जब हटा देंगे तो क्या है तुम्हारा वन बाय पी सी
-1/OP बाय 1/PC प्लस 1/PI इक्वल्स टू μ2/μ1, ऐसा हो गया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये μ2/μ1 बाय क्या होगा तुम्हारा 1/PC। तो PC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1/r, लेफ्ट साइड है तो -1/r -1/OP दैट इज -u बाय, ये हो गया 1/PC -1/r प्लस 1/v दैट्स इक्वल्स टू μ2/μ1। तो ये तुम्हारा जो हो गया दैट्स इक्वल टू μ2/, ये तुम्हारा प्रॉपर साइन स्कीम रख दिए। v पॉजिटिव है इसलिए pi पॉजिटिव है तो राइट साइड है तो पॉजिटिव रख दिए, लेफ्ट साइड में po लेफ्ट साइड है तो निगेटिव और pc भी -r लिख दिया निगेटिव। अब यहाँ तक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं एक्सप्रेशन को। तो ये तुम्हारा क्या हो गया μ2 बाय माइनस, तो ये μ2 है तो इसको μ2 बाय -μ2/r, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुमको μ2 बाय -r है तुम्हारा, तो μ2 बाय -μ2/r, ये तुम्हारा -μ2/r और ये हो गया प्लस μ2/v इज इक्वल टू -μ2/r -μ1/r -μ1/r और माइनस तुमको है बीच में, माइनस माइनस प्लस अभी हो चुका है, प्लस μ1/u। तो ये तुम्हारा जब जाएगा ये तुम्हारा हो गया μ2/, ये हो गया तुमको प्लस में है μ2/v, तो μ2/v इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा तुमको μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2/r माइनस μ1/r। तो तुम्हारा जो फाइनली ये फार्मूला बन गया दैट्स इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये तुम्हारा हो गया μ2/v, v हो गया इमेज डिस्टेंस, यही तुम्हारा फाइनली ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला हो गया। तो ये क्या फार्मूला हुआ तुम्हारा, जिस मीडियम में इमेज बना है दैट इज μ2/v, ये फार्मूला होता है जिसको कि मेंशन यहाँ किया जा सकता है फिर से। तो इस फार्मूला को याद करना है, और जहाँ तक कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी तुमको इस फार्मूला को प्रूविंग भी आएगा, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो इसके लिए तुम जो है अगर इसका डिटेल में नोट्स चाहोगे तुम राइटफुल ऐप पर जा करके इसको तुम डाउनलोड करके इस पर तुमको नोट्स भी इसका लिख सकते हो, और तुमको जहाँ प्रॉब्लम हो रहा हो किसी भी टॉपिक को समझने में, कोई पर्सनली भी तुम्हें टाइम लेना हो एज ए पर्सनल मेंटोर, तुम राइटफुल ऐप पर जा करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट में कोई पोर्शन में दिक्कत हो रहा है तो राइटफुल ऐप के माध्यम से तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, जहाँ पर तुमको कॉन्टैक्ट का हमारा नंबर ईमेल ये उपलब्ध होंगे राइट ट्यूटोरियल्स के, तो तुम वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया μ2/v, ये जो तुम्हारा है μ2/v मतलब फार्मूला क्या आ गया तुमको जिसको याद करना है, μ2 सेकेंड मीडियम जिसमें इमेज बनता है उसका μ2/v माइनस फर्स्ट मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है, और इसमें प्रॉपर साइन स्कीम यू हैव टू पुट फॉरवर्ड। जो साइन स्कीम है इस फार्मूला का जब यूज करेंगे तो ये तुम्हारा यही फार्मूला का प्रूविंग कर रहे थे। ये फार्मूला याद करो, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इसका जो है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का ये फार्मूला हो गया, जिसको याद करो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस फार्मूला पर तुमको जो है एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, दैट इज 9.6 नंबर, 9.6 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में। तो उस एग्जाम्पल से भी इस फार्मूला को समझने का कोशिश करते हैं, और इसका प्रूविंग का जहाँ तक बोले, प्रूविंग तुमको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो प्रूविंग पर भी ध्यान देगा, और जो तुम्हारा प्रूविंग के जो आइडिया बताए कि पहले आई निकाल लेना है और आर निकाल लेना है, और तुमको साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ के लिए यूज करना है। जहाँ पर आई है छोटा स्मॉल एंगल है तो आई को साइन आई भी लिख सकते हैं, और बीटा अल्फा गामा जो लिखे थे उसको 10 भी लिख सकते हैं, और इस से पी क्यू जो तुम्हारा था सब में कैंसिल आउट हो गया, और तीनों में रिलेशन भी में यू और
आर में आ गया, μ2 और μ1 के बीच। तो NCERT एग्जाम्पल 9.6 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक ग्लास स्फीयर है, ये ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इससे तुमको इसका जो है ग्लास स्फीयर है, इसका रेडियस है, ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया इसका 20 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस ग्लास से ये बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, इसका म्यू हो गया। और यहाँ तुमको एयर है, एयर में है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ओ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ हो गया। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के लिए जब लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, तो इसके लिए μ2/v जहाँ इमेज बनेगा, μ2 कितना है तुमको, जिस मीडियम में ये जाएगा, दैट इज़ 1.5 फर्स्ट सरफेस। तो ये फार्मूला जो है स्फेरिकल सरफेस, जो उसी को फिर से लिख लेते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। साइन कन्वेंशन के साथ इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, लेकिन जो अननोन क्वांटिटी भी होगा उसमें साइन नहीं रखा जाएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये फार्मूला हो गया। अब रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है तुम्हारा। और तुमको μ2 का वैल्यू क्या हो गया, 1.5 हो गया। और v का किधर इमेज बनेगा ये मुझे नहीं पता, इसलिए इसका साइन नहीं रखाएगा। और अब पहले जो इधर है एयर है, तो एयर में ऑब्जेक्ट इधर जो है तुमको इस साइड लेफ्ट साइड है, तो इसको -100 लिखिए आप, ये -100 सेंटीमीटर। μ2 दैट इज जिसमें कि इमेज बनेगा, दैट इज 1.5 माइनस ऑब्जेक्ट जिसमें है, दैट इज 1/r। r क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बात समझने की कोशिश करो। r देख रहे हैं कि क्या जा रहा है तुमको, यहाँ से क्या होगा, इसका राइट साइड, इसका जो कर्वेचर किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। और अगर लेफ्ट रहता तो माइनस लेते, राइट रहेगा तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, +20 सेंटीमीटर, तो +20 सेंटीमीटर ये हो गया तुम्हारा। तो अब तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन में अब डाटा पुट कर दिया गया, अब बिल्कुल आ जाएगा आंसर 1.5/v, और ये +1/100 हो गया, दैट्स इक्वल टू 0.5/20, तो ये 10 हो गया। तो 5 × 2 1/40, तो 1.5/v इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/100, तो ये हो जाएगा 1.5/v बराबर ये 200 हो गया, 5 माइनस 2, 3 बाय क्या हो गया, ये 200। 1.5 बराबर 3/200, तो v बराबर क्या हो गया, +100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर। तो टुवार्ड्स राइट, ये टुवार्ड्स राइट हो गया, ये राइट साइड में। यहाँ से क्या बनेगा, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये रिफ्लेक्टिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस में इमेज बनेगा, जो तुम्हारा आंसर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, यही आंसर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम फाइनल देखना चाहें रिफ्रैक्शन थ्रू यहाँ पर क्या होगा, इस बात को अगर गौर करें, यहाँ से रे जाएगा तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा पहले, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रे निकलेगा इधर से, तो वहाँ पर तुमको 100 सेंटीमीटर फाइनल इमेज बन नहीं पाएगा। जैसे समझिए बात को, यहाँ से रे गया तो ये तुम्हारा फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला रे, तो ये तुमको यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन ये जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये 100 सेंटीमीटर पर ये जाना चाहेगा रे,
तो ये क्या 100 सेंटीमीटर पे जाने देगा ये, लेकिन दूसरा सरफेस, अब तो इसके बीच में जब 100 सेंटीमीटर जाना चाहेगा तो यहाँ पर दूसरा सरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर तो फाइनली तुमको होगा इस रे को, जिसको कंसीडर भी करना चाहिए अगर सेकेंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में इसका जो एनसीईआरटी बुक में इसी को मेंशन किए हुए सिर्फ यहीं थे फर्स्ट सरफेस से। लेकिन अगर फाइनल इमेज को हम लोग देखें तो ये सेकेंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा इसका। अगर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, तो इसके लिए देखो ये तुमको यहाँ से 100 सेंटीमीटर दूर कर रहा है फर्स्ट सरफेस से, तो इससे कितना हो गया 40 घट जाएगा तो 60 हो गया इसके लिए। फॉर सेकेंड सरफेस u इक्वल टू +60, ध्यान रहे ये u वर्चुअल इमेज इसके लिए u इक्वल टू +60 हो जाएगा। और इसके लिए μ2 जो तुम्हारा सेकेंड मिनट जिसमें इमेज बन रहा है दैट इज 1 हो जाएगा, और μ1 जिसमें है दैट इज 1.5, और r इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और इसको रख करके हम लोग वैल्यू फिर से प्राप्त कर सकते हैं किस फॉर्मूला पर, μ2/v माइनस μ1/u, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसमें रख करके हम लोग सेकेंड सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए भी पता कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया, इसको फिर से देखिए। तो ये तुम्हारा इसका जो है तुम्हारे बुक में इसका कंसिडरेशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि फिर से देखिए, अगर फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, रे गया, तो ये जब फर्स्ट सरफेस पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो ये 100 सेंटीमीटर पे ये इमेज बनाना चाहेगा। तो क्या ये बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा फाइनली, क्योंकि यह जब तक में ये जैसे 100 सेंटीमीटर में जाएगा तो ये तुमको, तो यहाँ पर जो सेकेंड सरफेस आएगा तो सेकेंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो वो भी रिफ्रैक्शन के बाद इमेज को क्या करेगा, अलग बनाएगा। तो इसके लिए जो देखो u का जो वैल्यू है, फिर से इसको देखिए, ये तुमको 100 सेंटीमीटर यहाँ से 100 सेंटीमीटर आया है, तो ये 20 + 20 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस तुम्हारा है उसमें 20 और 20 40 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, 40 घट जाएगा तो ये कितना हो गया u, और ये राइट साइड है दैट इज u पॉजिटिव हो गया, 40 सेंटीमीटर रखेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा ये जो तुम्हारा रे, जो ऑब्जेक्ट कहाँ ये नहीं देखा जाता, मतलब कि रे किधर से आ रहा, रे जब आ रहा था फर्स्ट मीडियम उसका 1.5 है तो μ1 1.5 हुआ, और इसमें रे जा रहा है μ2 दैट इज एयर में जा रहा है दैट इज 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां तक है ये तुमको क्या हो गया, इधर लेफ्ट साइड जा रहा है दैट इज -20 सेंटीमीटर। तो अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को रख सकते हैं, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, u का वैल्यू 1/v माइनस 1.5/u, u का वैल्यू 60, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 1.5/-20, 1 तो माइनस 0.5 माइनस 0.5/-20, तो दैट इज 1/40, ये हो गया 1/40, और प्लस 1/60 इधर जाएगा, ये 1/40 प्लस 1/60 दैट इज 1/24, 1/60 प्लस 1/40 दैट इज 120 एलसीएम हो गया, और 2 + 3 तो 1/24, 1/24 सॉरी 1.5 ये था। तो खैर जो भी है कैलकुलेशन तुम कर लोगे, 1.5/60 है, तो ये तुम्हारा 1/40 हो गया, ये भी, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया 1/40, तो 1/40 प्लस 1/40 दैट इज 1/20, तो v इक्वल्स टू लग रहा है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, आई थिंक ये तुम्हारा शायद आंसर होता 20 सेंटीमीटर पे इसका इमेज फाइनली बनेगा। दूसरा शब्द में कहें, इसको बेंट करके ये अपने नज़दीक ला देगा, ये 20 सेंटीमीटर फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, आई होप कि अगर कैलकुलेशन ये तुम्हारा सही है तो इस रे को क्या कर देगा, ये बेंट करेगा, ये जो रे है इसको बेंट करके ये तुमको 20 सेंटीमीटर पर रे ले आएगा, 60 पर नहीं जाके ये 20 पर आएगा। फिर से इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं, 1/v है माइनस 1.5/60 दैट इज 1/40, 60 और हाँ तो 1/40, और ये माइनस है इस साइड तो उधर जाके प्लस 1/40, उधर भी 1/40 है, तो दैट इज 1/40 और 1/20 हो गया, तो v इक्वल 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, देखो फाइनली अगर तुमको फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन करेंगे तो ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज है ये तुमको कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, इसका फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज 100 सेंटीमीटर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन 100 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, लेकिन दूसरे शब्द में कहें सेकेंड सरफेस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर राइट साइड में, तो सेकेंड, लेकिन वह जब रिफ्रैक्शन करेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, और मतलब कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेकंड सरफेस आ जाएगा आंसर। तो ये तुम्हारा सेकंड सरफेस रिफ्लेक्शन नहीं कंसीडरेशन है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का, जिसको हमने कर दिया। जो फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ इमेज बनता हुआ दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर पे, जो फ्रॉम फर्स्ट सरफेस।
अब जो तुम्हारा है इसके बाद जो टॉपिक आता है तुमको अब जाता है तुमको लेंस की बात करेंगे, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके बनता है। लेंस की जो चर्चा करेंगे तो लेंस इज फॉर्म्ड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के मिलने से क्या बनेगा, लेंस बनता है। और इसमें तुमको लेंस में दो तरह के रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। तो लेंस जो तुम्हारा बनेगा रिफ्रैक्टिंग थ्रू लेंस, तो ये तुमको दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के मिलने से क्या बन रहा है, लेंस बन रहा है। तो लेंस में तुमको जहां तक है, लेंस में तुमको आता है लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। इसको हम लोग प्रूव करेंगे लेंस में, ये लेंस फार्मूला कहलाता है। एक लेंस मेकर फार्मूला होता है जो कि लेंस मेकर फार्मूला, तो ये तुमको होता है 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2। उसके बाद तुमको आता है टॉपिक है पावर ऑफ लेंस भी आएगा। पावर ऑफ लेंस का पावर जो कि तुमको देखते होगे वो किस तरह से होगा। तो इन सबों की चर्चा हम लोग इस फार्मूला का, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन m = होता है तुमको v/u होता है। तो इन सबों की चर्चा हम लोग को करने के लिए, लेंस के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, उसके बाद रिफ्रैक्शन में एक प्रिज्म का रिफ्रैक्शन आएगा। तो ये लेंस का रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग एक अगला क्लास मतलब यूज़ करेंगे, क्योंकि इस क्लास में तो तुमको काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेंस का रिफ्रैक्शन करेंगे। तो ये लेक्चर को यही समाप्त कर रहे हैं। तुम जिस स्टूडेंट को कोई भी मतलब बोर्ड के लिए तुमको जैसे कि μ/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको प्रिपेयर करना चाहते हो, राइट लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर जो भी तुम्हारा जो प्ले स्टोर पर तुम जाओगे तो वहाँ पर तुमको जो सारे नोट्स मिल जाएंगे तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो डिटेल नोट्स हैं, तो उसको तुम बोर्ड में लिखने में तुम्हें मदद करेगा। और जो कंसेप्ट है वो तो भी लेक्चर में ही बताया गया, और तुम उसमें लेक्चर ले सकते हो। और वहाँ पर तुम जाओगे तो तुमको वहाँ पर जो हमसे संपर्क करने के तुमको नंबर भी आ जाएंगे। तुम पर्सनल कॉन्टैक्ट उसमें डाउन के लिए नंबर दिए हुए हैं, उससे तुमको जहाँ भी जिस भी पोर्शन में दिक्कत हो रहा है, तुम्हें पढ़ने में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, कुछ टॉपिक्स आपको समझ में आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और पर्सनल मेंटोर के रूप में, गाइड के रूप में तुम हमें एज ए गाइड सेलेक्ट कर सकते हो। और तुम्हें जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसको, जो भी पर्सनली तुम्हें दिक्कत आता है पढ़ाई करने में, जो भी पोर्शन तुम्हारा कमज़ोर रह गया है किसी भी कारणवश, तो उसको तुमको मैं बता दूंगा। और तुम इसके बाद तुम बोर्ड एग्जाम हो या तुमको मेडिकल इंजीनियरिंग के इंट्रेंस टेस्ट हो, इसमें तुम बेहतर कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।